हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया यानी प्रिंटिंग कल्चर के बारे में। तो हम लोग को चारों तरफ आज हम लोग देखते हैं छपी हुई किताबें, छपे हुए न्यूज़पेपर, अखबार, पोस्टर्स या कहीं भी कुछ भी छपी हुई ही दिखती है। हस्तलिखित बहुत कम दिखता है हम लोग को। आज उसकी इतनी बहुतायत है, लेकिन जब ये प्रिंटिंग की क्रांति नहीं हुई होगी, जब इस मुद्रण क्रांति ये एक क्रांति की तरह थी, क्योंकि आज हमारे चारों तरफ छपी हुई चीज़ों की बहार है। लेकिन इससे पहले भी एक दुनिया थी जब स्क्रिप्ट भी था और लोग लिखना भी जानते थे, लेकिन कोई प्रिंटिंग व्यवस्था नहीं थी। यानी जो भी कुछ था वो हस्तलिखित था, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वैसी दुनिया भी थी, वो कैसी रही होगी सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोग इसके बगैर कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि छपाई के बगैर भी कोई दुनिया हो सकती है। तो पहले ये दुनिया थी। इसके बाद धीरे धीरे विश्व में छपाई कैसे कैसे आई, उसकी क्रांति हुई, एक बड़ी क्रांति ही मान सकते हैं इसे, क्योंकि छपाई की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, फिर वो किस किस देश में फैला, कब हमारे देश में आया। तो ये सब के पीछे एक बड़ी क्रांति है, या ये अपने आप में एक क्रांति के समान है, इसलिए इसका भी एक इतिहास होगा। इसलिए इसे हम लोग इतिहास में रखते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर प्रिंटिंग की दुनिया कब से शुरू हुई, कैसी है और इसके पीछे इतिहास क्या है। भारत में प्रिंट आने से पहले या मुद्रण संस्कृति से पहले भी पुस्तक निर्माण हुआ करता था और भी बहुत जगह होता था। तो पुस्तक निर्माण यहाँ कैसे होता था भारत में जो पुस्तक निर्माण की व्यवस्था थी 1595 ईस्वी के आसपास से शुरू हुई, जो बिना छपाई के कैसे होता था उसे कहते थे अखलाक ए नसीरी। अखलाक ए नसीरी 1595 के आसपास। इसमें क्या होता था, पहले कोई व्यक्ति बोलकर लिखवाता था, कोई लिखने वाला होता था, कोई बोलने वाला होता था। दूसरे स्टेप में क्या होता था, फिर उससे संबंधित कुछ तस्वीरें बनाई जाती थी, तो कुछ लोग तस्वीरें बनाने वाले होते थे। और तीसरे स्टेप में होता था कि कुछ लोग सुलेखन यानी कैलीग्राफी में एक्सपर्ट होते थे, जो बहुत सुंदर लिखते थे, सुंदर लिखावट वाले लोग होते थे, उनका बहुत महत्व होता था। तो वो फिर इस चीज़ को जो बोलकर लिखवाया गया रफ, उससे फिर वो सुंदर अक्षरों में लिखते थे और अंत में इसे पुस्तक निर्माण इससे किया जाता था। लेकिन जब प्रिंट मीडिया का ये हुआ, जब प्रिंटिंग आई और मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई, तो ये जो अखलाक नसीरी विधि से किताब या पुस्तक बनाई जाती थी भारत में, पता नहीं उस संस्कृति का क्या हुआ, लेकिन वो भी एक अपने आप में कला थी जिसके द्वारा पुस्तक निर्माण हुआ करता था। लेकिन मुद्रण संस्कृति के बाद तो ये बहुत ही आसान हो गया। तो अब हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर ये प्रिंट यानी छपाई की शुरुआत हुई कहाँ से और कब से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है पूर्वी एशिया से, और पूर्वी एशिया से होते हुए ये यूरोप पहुंचा, फिर यूरोप से भारत आया। तो ये मुद्रण संस्कृति का सफ़र पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और यूरोप से भारत आई। ये टेक्निक क्या थी? तो प्रिंटिंग टेक्निक को समझने के लिए हमको चीन की प्राचीन टेक्निक को समझना होगा, क्योंकि छपाई की शुरुआत चीन, जापान और कोरिया से ही हुई है। तो चीन, जापान और कोरिया से हुई, जिसमें चीन से हम पहले पढ़ते हैं कि क्या हुआ। पहले क्या था कि चीन में हाथ से यानी कि प्रिंटिंग का काम जो था वो हाथ से होता था सबसे प्राचीन चीन में। तो चाइना में ये जब इसकी छपाई का काम हाथ से होता था, ये बात है 594 ईस्वी की आसपास। तो 594 ईस्वी इतनी शुरुआत में ही स्याही लगे एक ब्लॉक होता था लकड़ी का, तो वुड ब्लॉक पेंटिंग बोलते हैं। चाइना में 594 ईस्वी के आसपास हम क्या देखते हैं, स्याही लगी हुई। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मुहर मारते हैं, मुहर लगाते हैं, तो वो एक, अब तो प्लास्टिक आ गया, पहले वो लकड़ी का मुहर होता था और उसके नीचे एक रबर पर लिखा होता है,
जिसको हम लोग इंक में डुबाते हैं और फिर मुहर लगाते हैं। उसी तरह से चाइना में बहुत प्राचीन काल में लकड़ी की, एक काठ की मुहर होती थी, या उस पर स्याही लगा होता था और खुरदुरा लिखा होता था, जिससे कि छपाई होती थी। तो ये ब्लॉक, वुड ब्लॉक पेंटिंग कहलाती थी। और इसी तरह तख्ती या काठ पर कागज़ को रगड़ कर किताबें छापी जाती थी। ये तो चीन की बात हुई। ये कागज़ जो थे उस वक्त, चूँकि चीन कागज़ का भी हम जानते हैं कि शुरुआत चीन में ही हुई है, तो ये जो कागज़ होते थे जिस पर छपाई होती थी वो पतले और छोटे छोटे छेद होते थे, उसमें छिद्रित होते थे, इसलिए इसको दोनों ओर छपाई संभव नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम इस तरफ भी छापें और इस तरफ भी छापें, जैसे कि अभी हमारी पुस्तकें होती हैं, दोनों ओर छपी होती हैं। लेकिन उस समय ऐसे कागज़ नहीं थे, इसलिए इसके एक ओर ही होता था, तो इसके दोनों ओर छपाई संभव नहीं थी। इसलिए चीनी किताबें जो थी प्रारंभ में, वो एक ख़ास शैली में बनाई जाती थी, मतलब उसकी एक ओर छपाई होती थी, दूसरी ओर नहीं होती थी, और इसे कहते थे एकॉर्डियन स्टाइल में, या एकॉर्डियन शैली में किताब होती थी, अर्थात उसके किनारों को मोड़ करके फिर सिलाई कर दी जाती थी। इसके किनारों को ऐसे मोड़ के सिलाई कर दी जाती थी। इस तरह एकॉर्डियन शैली में किताबें बनती थी चीन में। ये लंबे अरसे तक जो छपी सामग्रियों का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र रहा। इस तरह से चीन में जो राजतंत्र था या चीनी साम्राज्य जो था, बहुत लंबे अरसे तक इसी तरह से, इसी विधि से किताबें छापता रहा। उन दिनों चीन में सिविल सेवा की परीक्षाएं बहुत होती थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किताबों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र उसमें पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, और जो नियुक्त होते थे बहुत बड़ी पैमाने पे, बहुत बड़ी संख्या में लोग नियुक्त होते थे, ब्यूरोक्रेट्स लोग, नौकरशाही लोग, तो उन्हें किताबों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में किताबें छपती थी। ये मात्राएं जो थी या संख्या जो थी किताबों की 16वीं शताब्दी में और भी बढ़ गई, इसलिए अब और भी ज़रूरत महसूस होने लगी किताबों को छापने की। 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि चीन में शहरी संस्कृति अधिक फलने फूलने लगी। 17वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति ज़्यादा फलने फूलने लगी, और छपाई के इस्तेमाल में भी विभिन्नताएं आने लगी। कहने का मतलब, पहले जो केवल एक चीज़ छपती थी, तो अब बहुत तरह की चीज़ें छपने लगे। जैसे अब कहानियाँ भी, काल्पनिक कहानियाँ भी, कविताएं भी, नाटक भी, और आत्मकथाएं भी, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियाँ भी, इस तरह बहुत प्रकार की विविधताएं आ गई। बहुत तरह की विधाओं में साहित्य की रचना की जाने लगी। तो जब इतना विकास हो गया, तो मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता भी अब केवल विद्वान और उच्च कुलीन वर्ग के लोग नहीं रह गए, केवल पढ़े लिखे बड़े लोग नहीं रह गए, बल्कि छोटे लोग और रोज़मर्रा के मैंने नए पाठक वर्ग का जन्म हो गया। अब तक मतलब जो लोग पहले नहीं पढ़ते थे बुक या किताब, अब वो भी पढ़ने लगे। तो इस तरह लोगों के पढ़ने की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई, और पुस्तकों की छपाई में भी बढ़ोतरी हुई, विविधताएं भी आने लगी। यानी अब हर विधा में लोग लिखने लगे, और यहाँ ही इतना ही नहीं, महिलाएं भी लिखने लगी। इस तरह से जब सब तरफ से बहुत चीज़ बढ़ने लगा, तो पढ़ने की ये जो नई संस्कृति लोगों में आ रही थी चीन में, इससे क्या हुआ कि पढ़ने की ये नई संस्कृति जो नई तकनीक के साथ आई, उसमें अब उन्हें ऐसा महसूस किया जाने लगा चीन में कि अब ये केवल हाथ से, वुडन ब्लॉक से छपाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या में छपाई की ज़रूरत थी। इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों ने ये महसूस किया कि अब किसी आविष्कार की ज़रूरत है, किसी मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब हाथ से संभव नहीं। और इसको उसी समय चीन की जो शहर है शंघाई, वो प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र के रूप में उभर रहा था। तो ये जो आवश्यकता लोगों ने महसूस की, वो पूरी भी हो गई कि मशीन से होनी चाहिए, हाथ से अब उतनी मात्रा में छपाई संभव नहीं थी। और इस तरह से छपाई की जगह धीरे धीरे मशीन ने ले ली। अब हम लोग इसी तरह देखते हैं जापान में क्या हुआ। तो इस तरह चीन का ये हमने पढ़ा। अब जापान में भी इसी तरह मुद्रण का प्रारंभ तब हुआ जब पहली बार चीन के बौद्ध जितने भी प्रचारक थे, चीन के बौद्ध प्रचारक जापान गए 1768 से 70 ईस्वी के बीच, 768 से 770 ईस्वी के आसपास वे लोग जापान गए। कौन? बौद्ध प्रचारक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चाइना से। तो जब ये लोग जापान गए, तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो थी 868 ईस्वी में
छपी, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। तो डायमंड सूत्र उसकी, जिसका कि आपके बुक में यहाँ पे उसका एक पेज भी दिया हुआ है। तो इस पार्ट के साथ साथ जो लकड़ी पे खुदे चित्र भी होते थे, जैसे कि ब्लॉक पेंटिंग होती थी, वैसे ही ब्लॉक पे बने हुए चित्र भी होते थे। जापान में भी तस्वीरों की छपाई अक्सर कपड़ों, जापान में ये चीज़ और भी, जैसे कि चीन में हमने देखा कागज़ पे होता था, जापान में ये कपड़ों पर भी होता था, ताश के पत्तों पर भी छपाई होती थी, कागज़ के नोटों पर भी ये छपाई होती थी। मध्यकालीन जापान में यानी मेडिवल जापान में किताबें सस्ती थी और सुलभ थी, मैंने आसानी से मिल जाती थी किताबें, इतनी किताबें छप चुकी थी और सस्ती भी हुआ करती थी। लेकिन 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी के अंत तक एक जगह है एदो जापान में, जिसको टोक्यो कहा जाने लगा आगे चलकर। वह क्षेत्र जो था वो शहरी संस्कृति का प्रतीक बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे संस्कृति विकसित हुई और पुस्तक का प्रचलन वहीं पे अधिक हुआ, तो अत्यधिक छपी पुस्तकें वहाँ मिलती थीं। अब इस तरह हम देखते हैं चाइना और जापान दोनों में सबसे प्रारंभ में छपाई की शुरुआत हुई, लेकिन ये छपाई या ये संस्कृति, ये मुद्रण संस्कृति अब यूरोप कैसे पहुंची हम ये जानते हैं। तो यूरोप में कैसे ये मुद्रण संस्कृति आई, इसके पीछे ये है कि बहुत सदियों से, बहुत एंशिएंट पीरियड से यूरोप और एशिया के बीच या चाइना से यूरोप के बीच एक सिल्क रूट है जो बहुत ऐतिहासिक महत्व है इसका, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे मैप से। तो सिल्क रूट का मैप है, कहीं से भी हम गूगल से देख सकते हैं। ये सिल्क रूट जो था वो सदियों से चला आ रहा था, जिससे चाइना से सिल्क का यानी रेशम का और मसाले का व्यापार चलता था। इसी रूट पर, इसी रास्ते पर, इसी सिल्क मार्ग पर चीन से दो चीज़ें, रेशम यानी सिल्क और मसाले यूरोप तक जाते थे, इतना लंबा रास्ता तय कर कर। तो इसी रूट से ये जो मुद्रण संस्कृति थी या ये छपाई की जो कला थी, ये भी इसी रूट से यूरोप पहुंची। तो हम लोग 11वीं सेंचुरी में चीनी कागज़ भी इसी रास्ते से यूरोप पहुंचा था। तो चीन में ही कागज़ का भी ये उत्पादन सबसे पहले हुआ था, तो कागज़ भी यूरोप में इसी रूट से पहुंचा था और छपाई भी इसी रूट से पहुंची। ये चीनी कागज़ जो थे, पांडुलिपियों के उत्पादन को इन्होंने संभव बनाया। पांडुलिपि यानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जिसको हम हस्तलिखित बोलते हैं, जब तक कागज़ नहीं आया, जब तक उसका मतलब उसकी उत्पत्ति उत्पादन नहीं हुआ था, तब उससे पहले लोग हस्तलिखित बहुत सारी वस्तुओं पे, ताम्रपत्रों पे, पत्तों पे लिखते थे हाथों से, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और उसके उत्पादन को मुमकिन बनाया कागज़ ने, जो पांडुलिपि लिखने वाले लोग लिखा करते थे। इसी समय 1295 ईस्वी में इटली का एक यात्री था मार्को पोलो। 1295 ईस्वी में वो चीन गया और बहुत सालों तक वहाँ रह करके उसने इसकी खोज की कि आखिर ये लोग कैसे छपाई करते हैं, और उसने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सीखा। इस तरह वो अपने देश जब वापस लौटा इटली, मार्को पोलो, तो उसने अपने साथ चीन की इस मुद्रण संस्कृति को यूरोप ले गया, वो यानी इटली ले गया, और वहाँ लोगों को बताया कि कैसे चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। उसने इस विद्या को, चूँकि वो इटली गई, तो इटली से पूरे यूरोप में भी फैल गया धीरे धीरे, और इस तरह लोग वहाँ भी ब्लॉक पेंटिंग करने लगे और इसके आधार पर बहुत सी किताबें छापने लगे। इस तरह शीघ्र ही ये टेक्निक, जो चाइनीज़ टेक्निक थी, पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग, जो बहुत ऊपर के वर्ग के लोग थे, वो अभी भी इसको सस्ती और वाहियात समझते थे। किसको? मतलब इस ब्लॉक पेंटिंग को, चाइना की जो पेंटिंग थी, वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए वो लोग एक अपनी ही पेंटिंग को प्रश्रय देते थे, जिसे वेलम कहते थे। वेलम क्या था? वो एक चर्म पर, मतलब जानवरों के चमड़े पर लिखा जाने वाला पत्र, उसको वेलम कहते हैं। तो इस छपाई को वो लोग वेलम कहते थे। तो जो ऊंचे वर्ग के लोग थे समाज के, वो अभी भी वेलम को ही प्रश्रय देते थे यूरोप में। ये यूरोप में था, यानी वो चाइनीज़ टेक्निक को प्रश्रय नहीं देते थे। लेकिन फिर भी चाइनीज़ टेक्निक पूरे यूरोप में बहुत फैला।
अब पूरा यूरोप पुस्तकों का निर्यात करने लगा, यानी एक्सपोर्ट करने लगा। पहले वो अपने लिए छापता था, लेकिन अब दूसरे देशों को भी भेजने लगे। क्यों? क्योंकि पहले से वेलम टेक्निक तो थी ही उसके पास, और अब चाइना वाली वुडन टेक्निक भी आ गई। तो अब वो पुस्तकों को एक्सपोर्ट भी करने लगे। यहाँ तक कि बुक फेयर लगाने लगे जगह जगह, माने पुस्तक मेला भी लगने लगे। अब पुस्तकों की मांग अत्यधिक बढ़ने लगी यूरोप में, और इस तरह जो मैन्युस्क्रिप्ट था, यानी जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी, उसका उत्पादन और अधिक बढ़ने लगा, क्योंकि अब थोड़ा आसान हो गया ब्लॉक पेंटिंग से। और कैलीग्राफर्स जो थे, मतलब जो सुंदर लिखने वाले लोग थे, वो केवल अब अमीरों के ही नहीं बल्कि पुस्तक विक्रेता भी उसे नौकरी देने लगे। यानी जो कैलीग्राफर्स थे, जो बहुत सुंदर सुलेखन करते थे, उन्हें अमीरों के अलावा अब बुक सेलर यानी पुस्तक विक्रेता भी नौकरी पर रखने लगे। और इस तरह एक बुक सेलर के पास कम से कम 50 कैलीग्राफर्स हुआ करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स आए। किताबों की बढ़ती मांग को लेकर क्या हुआ कि केवल हस्तलिखित पांडुलिपि ही पर्याप्त नहीं थे। इस तरह बहुत सारे हस्तलिखित पांडुलिपि थी, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था इसको संभालना, इसका रख रखाव, क्योंकि ये नाजुक होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ले आना, इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए इसका प्रयोग सीमित था। तो लोगों ने उत्तरोत्तर 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्या हुआ, यानी कि 15th सेंचुरी में यूरोप में बड़े पैमाने पे किताबों की छपाई का इस्तेमाल जो था वो कपड़े पे, ताश के पत्तों पे और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र में भी छापे जाते रहे। लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में अब बुक छपने लगी या बुकों की आवश्यकता महसूस होने लगी कि लगा कि अब ये दो विधियों से, यानी एक तो वेलम था और दूसरा वुडन ब्लॉक पेंटिंग जो चाइनीज़ टेक्निक थी, इन दोनों टेक्निक के बावजूद ये महसूस होने लगा कि कोई आविष्कार भी होना चाहिए, कोई मशीन आनी चाहिए जो और जल्दी जल्दी प्रिंटिंग का काम करे। और ये इसका पूरा भी हो गया जब 1430 ईस्वी के दशक में स्ट्रेसबर्ग नाम के जगह में एक योहान गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने छपाई की मशीन का आविष्कार कर डाला। तो वाकई एक क्रांति जो थी वो पूर्णता प्राप्त कर ली। मतलब जो ब्लॉक पेंटिंग से और वेलम के थ्रू उतनी अधिक मात्रा में या संख्या में या तेज़ी से या उतनी तीव्रता से जो पेंटिंग नहीं हो पा रही थी, वो अब गुटेनबर्ग के मशीनी आविष्कार ने पूरा कर दिया। और अब इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक क्रांति का रूप लिया और एक मशीन की पेंटिंग से छपाई शुरू हुई, यानी मशीन से छपाई शुरू हुई। तो इसे कहते हैं गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंटिंग प्रेस और गुटेनबर्ग की मशीन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।